यस सो आज हमारे एग्रीकल्चर के करंट कंप्लीट हो जाएंगे एंड कल से हम पढ़ेंगे सम इमर्जिंग टॉपिक्स के करंट अफेयर्स लाइक गिग इकॉनमी, क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, या कैसे लास्ट ईयर माइनिंग लीज स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, तो वो कुछ हम पॉइंट्स कवर करें। आज का पहला करंट अफेयर, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें लिखिए इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2024-25। It was established in 2024-25 with an outlay of 29,610 crores. 29,610 crores. ठीक है, this fund is established for creating infrastructures related to animal husbandry, and incentivizing individual entrepreneurs, private companies, MSMEs, and FPOs for the establishment of startups related to animal husbandry, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार करंट अफेयर्स में बताया था, सेकेंडरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, याद है क्या था ये? जी, और यस, एंड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो कैसे हम डबल करें फार्मर्स का इनकम सो दैट हमारे पास ओवरऑल जो फार्मर्स जीवीए है वो इंक्रीज हो, ठीक है। जिसमें मैंने आपको एक रिसर्च पेपर का भी बताया था, रिसर्च पेपर बाय पी चिंगप्पा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था सर ने, कहते जी जो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं या अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनको आप सेकेंडरी एग्रीकल्चर का नाम दो, अलाइड एक्टिविटीज़ मत बोलो, ठीक है। अलाइड एक्टिविटीज़ तो कहे जी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या पंजाबी में कई बार लिखा जाता है सहायक गतिविधियाँ, ठीक है। तो कहते जी ये
एग्रीकल्चर की कोई सहायता वाला पॉइंट नहीं है, ये अपने आप में एक ओवरऑल सेक्टर है जिसको आप डेवलप कर सकते हो, जिसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल के लिए इन्होंने क्या कहा, फ्रॉम 1991 टू 2010, 20 साल का डेटा लिया इन्होंने। तो ये कहते कि अगर हम ओवरऑल बात करें मीट इंडस्ट्री का या फिश इंडस्ट्री का, जिसमें इनका जो कंजम्पशन लेवल है वो 250 टू 400% तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, और अगर हम बात करें 2010 के बाद का, ठीक है, ये एक डेटा लिखिए, फ्रॉम 2010 टू 2023, फ्रॉम 2010 टू 2023, डेयरी 2010 से 2023 तक डेयरी मीट एंड एनिमल फीड sectors developed at a CAGR of 4%. Developed at a CAGR of 4%. CAGR है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट या कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या है, अगर हम ये ओवरऑल ये है 2010 से लेकर 2023 तक का, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 13 साल में कितना ग्रोथ हुआ, लगभग 52% का। ठीक है, CAGR है कि कंपाउंड करके एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट क्या आया, वो 4% है। किसी साल 4 होगा, किसी साल 5 होगा, किसी साल 3 होगा। ठीक है, ऑन एवरेज ग्रोथ रेट 4% रहा, और 13 साल का टोटल ग्रोथ रेट कितना हो गया, इसका मतलब 13 इंटू 4 52%। अब ये 52% जो इंक्रीज है वो इन GVA है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये GVA की बात हो रही है। पहले जो हमने रिसर्च आर्टिकल डिस्कस किया था एक वो कंजम्पशन की बात हो रही है, ये कंजम्पशन था। अब हम जो डेटा कोट कर रहे हैं ये GVA है, GVA में इंक्रीज आ रहा है 52%। ठीक है, और अगर हम यही बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर का GVA, एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर मैं GVA निकालता हूँ 2010 से लेकर 2023 तक का, वो है 1.5% के करीब। ठीक, अब ये इसमें एग्रीकल्चर और अलाइड दोनों हैं, तब ये 1.5 है। अगर इसमें से अलाइड निकाल लेंगे तो ठीक है 0.5 0.6 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहते कि हम एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में पोटेंशियल है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करता है एग्जामिनर दैट with respect to the untapped potential of animal husbandry sector, what are the government activities and government schemes to create more GVA या to increase more GVA in this secondary agriculture? कुछ इस तरीके का अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो अनटैप्ड पोटेंशियल क्या है, ठीक है, वो आप एक डेटा के साथ आंसर करेंगे। इसमें लिखिए द ग्लोबल animal husbandry sector value, the global animal husbandry sector value, the global animal husbandry sector value comprises of $153 billion, $153 billion as of 2023-24, as of 2023-24। ठीक है, देन लिखिए इंडियाज शेयर इज around $30 billion only. India's share is around $30 billion only. ठीक है,
तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इंडिया 20% के करीब कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बट अभी बाकी जो 80% है वो अनटैप्ड है। इंडिया इसमें अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो इस सारे अनटैप्ड पोटेंशियल को हमने अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कहते कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारे पास दो तरीके का रहेगा। कौन कौन सा? प्री कंजम्पशन, या आप इसको लिख सकते हैं प्री मार्केटिंग। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू मार्केटिंग लेवल। प्री मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। प्री मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? सबसे पहले एनिमल शेल्टर्स, सबसे पहले एनिमल शेल्टर्स। ठीक है, देन वी हैव गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्लॉटर हाउसेस फॉर स्ट्रे एनिमल्स ओनली। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्लॉटर हाउसेस फॉर स्ट्रे एनिमल्स ओनली। ठीक है, देन veterinary centers, veterinary centers। ठीक है, अगर हम इंडिया का डेटा कोट करें यहाँ पर वेट सेंटर्स के लिए, तो अराउंड 12,000 एनिमल्स के लिए एक वेट सेंटर अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते कि वेट सेंटर्स की फैसिलिटीज को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, देन ऑर्डर प्लांट्स, ऑर्डर प्लांट्स। ठीक है, इस इंडस्ट्री की वैल्यू कितनी होगी इंडिया में? फॉडर इंडस्ट्री की या फॉडर प्लांट्स सेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? इट इज अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये तो हमारे जो 5 ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स हैं, कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, आंध्रा एंड तमिलनाडु। जो 5 ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स हैं जहां पे हमने शुरुआती दौर में HYV सीड्स ऑफ व्हीट एंड पैडी अपना लिए, वहां पर हमारे पास एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉडर बचने लगा, चारा। ठीक है, बट बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर फॉडर का अलग से कल्टीवेशन नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री के केस में ज़्यादा हमें क्वांटिटी में मिल्क या ज़्यादा क्वांटिटी में शीप के लिए वूल अगर चाहिए, तो वहाँ पे कहते हैं जी फिर फॉडर भी हमें न्यूट्रिशन बेस्ड चाहिए होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी के बढ़िया फॉडर प्लांट्स एस्टैब्लिश करने हैं, गवर्नमेंट ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल जो इंडस्ट्री का वैल्यू है वो 50,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल क्या है? गवर्नमेंट कहते हैं 2030 तक हम इसको बढ़ा सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपीस का, इस इंडस्ट्री का वैल्यू लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स मतलब फैक्ट्री जी, प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर आप किसान को ही देखते हो। क्या चीज? देखिए, इसमें ना वैसे साइंटिफिक नाम क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, गवार सुने? गवार ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ
गुड। जो उसका बाय प्रोडक्ट बचेगा ना, ठीक है, बाय प्रोडक्ट बचने के बाद जब वो एक अलग प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा जिसमें से पशु आहार तैयार होगा, ठीक है, वो फॉडर। खल बनौला भी बोल देंगे है कि पंजाबी च, ठीक है, ऑल दैट इंडस्ट्री, ठीक है, ओके। नाउ ये हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं रिलेटेड टू प्री मार्केटिंग। हमें शेल्टर्स चाहिए, हमें स्लॉटर हाउस चाहिए स्ट्रे एनिमल्स के लिए, वेटनरी सेंटर्स चाहिए, ऑर्डर प्लांट चाहिए, ठीक है। अब मार्केटिंग से रिलेटेड कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा जी? मार्केटिंग से रिलेटेड कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा? आपको एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना है, उनको मार्केट में लेके जाना है बेचने के लिए, तो उससे रिलेटेड क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होगा? ओके, लॉजिस्टिक्स, वेरी गुड, कोल्ड चेन्स, देन प्रोसेसिंग यूनिट्स, ओके, गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट पैकेजिंग यूनिट्स। पैकेजिंग यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स में हम क्या क्या कंप्राइज करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, ओके, स्टोरेज, बट ये कौन सा स्टोरेज है? द स्टोरेज विच इज जनरल स्टोरेज फैसिलिटीज, ठीक है। जब हम कोल्ड चेन्स की बात करते हैं ये स्पेसिफिक स्टोरेज फैसिलिटी में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम कोल्ड चेन्स को एज सच प्रॉपर लॉजिस्टिक में नहीं लिखते हुए अलग से भी लिख सकते हैं कोल्ड चेन्स को, बट अगर हम लॉजिस्टिक्स में लिखेंगे कोल्ड चेन को तो वहाँ आप या तो आंसर में मेंशन कीजिएगा कि भाई हम लॉजिस्टिक्स में ही कोल्ड चेन्स इंक्लूड कर रहे हैं, स्पेसिफिक वाले भी और जनरल वेयर हाउसेस भी, ठीक। एंड थर्ड हमें चाहिए रोड्स एंड रेल नेटवर्क्स, ठीक है। देन यहाँ पे मार्केटिंग चैनल्स जिसमें आपने कहा कि कोऑपरेटिव बनाए जाएंगे, इसीलिए हमने बात की है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से इंसेंटिव किसको मिलेगा? इंडिविजुअल्स को, एफपीओज को, प्राइवेट कंपनीज को या एमएसएमईज को। उनको ये बोला जाएगा कि आप स्टार्टअप एस्टैब्लिश करो जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है। नाउ लिखिए कि ये इंसेंटिव प्रोवाइड कैसे किया जाएगा। ये जो ओवरऑल सारा, हाँ जी जी, वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है और उससे रिलेटेड पर्टिकुलर सेक्टर वाइज स्कीम कौन सी है। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में मैंने आपको कहा था जब हमारी इकोनॉमी चल रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर वो हम करंट अफेयर में कवर करेंगे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जा रहा है वो उसका एक अलग पोर्शन, ये सिर्फ हम एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड था तो मैं ये यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, 2030 तक के लिए, 30 तक के लिए जी। नाउ इंसेंटिव कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? गवर्नमेंट कहते हैं जो इस साल का प्रेजेंट आउटले है वो है 750 करोड़ रुपीस, ठीक है। क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर स्कीम ये फंड बनाया गया अराउंड अक्टूबर 2024 में, ठीक है। तो 5-6 महीने ही बचे ये ईयर कंप्लीट होने में, तो अभी इसका जो प्रोपोर्शन है बजट आउटले में वो कम रखा गया, 750 करोड़ के करीब रखा गया है। अब इसमें गवर्नमेंट कहते हैं इंसेंटिव कैसे प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया है
कैपिटल सब्सिडी का। गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया है कैपिटल सब्सिडी का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल सब्सिडी? कैपिटल सब्सिडी इज एनी सब्सिडी which is provided at the time when an entrepreneur is buying machinery or capital stock। तो गवर्नमेंट कहते हैं अगर तुम कैपिटल स्टॉक या मशीनरी परचेज करोगे अपने स्टार्टअप से रिलेटेड, तब हम आपको ये सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से। ठीक है, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहते हैं कि एक स्टार्टअप है जिसमें हम वेट हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उस वेट हॉस्पिटल में कोई भी मशीनरी आएगा, उसके लिए आपको इस फंड में से सब्सिडी मिलेगा, जो सब्सिडी वाला पोर्शन है। ठीक है, फिर मैंने कहा जी मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो हॉस्पिटल बनाने के लिए ही पैसा नहीं है, तो फिर इसके लिए मैं क्या करूं? गवर्नमेंट कहते हैं इसलिए हमने जो ये फंड बनाया है इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया है। एक तुमको मिलेगा कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी कब मिलेगा? जब तुम कैपिटल स्टॉक परचेज करोगे। अगर तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो उसके लिए तुम्हें मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन का लोन। इंटरेस्ट सबवेंशन का लोन क्या था? इंटरेस्ट सबवेंशन लोन, यस, हाँ, कितना लोअर रेट? 3% जी। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है तो आप इस स्कीम में, इस फंड में अप्लाई करेंगे, तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोन ले सकते हैं। कितना लोन मिलेगा वो आपको अलग अलग आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड मद्देनजर रखते हुए लोन मिलेगा। बस हम इसमें आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको जो लोन मिलेगा वो नॉर्मल बैंक के ब्याज रेट से 3% कम पर आपको लोन मिलेगा। ठीक है, मतलब इस जो लोन का जो ब्याज रेट होगा दैट विल बी अबाउट 5 to 6% पर एनम। 5 से 6% पर एनम ब्याज रेट रहेगा इस पूरे लोन, इस फंड में से लोन लेने के लिए। ठीक है, फिर मेरे जैसे किसी ने बोल दिया कि सर अगेन लोन तो ले लेंगे पर हमारे पास कोलेटरल नहीं है। गवर्नमेंट कहते कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कहते इसमें हम आपको क्रेडिट गारंटी कवर प्रोवाइड करेंगे। तो क्रेडिट गारंटी कवर के लिए ही ये 750 करोड़ का अमाउंट रखा गया है। ठीक है, क्या चीज? कोलेटरल नहीं होगा जी। 750 करोड़ तक का लोन देना है। इसमें क्रेडिट गारंटी कवर का मतलब क्या होता है कि एक किसान या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले गए कि हम जी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। ठीक है, तो बैंक वाले कहेंगे ठीक है जी अपना डीपीआर लाओ। डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो हमें डीपीआर लाओ और बताओ कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को देखते हुए बैंक वाले कहेंगे ठीक है जी आपका लोन पास हो जाता है, लाओ कोई सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल गिरवी रखो। हमने कहा जी कोलेटरल नहीं है, तो बैंक वाले कहेंगे अच्छा एक और स्कीम है, तुम इस फंड में अप्लाई करो, हम अप्लाई करने में हेल्प करेंगे। अगर इस फंड में से तुम्हारा एप्लीकेशन पास हो जाता है फिर तुम्हें कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंड का इस साल का जो बजट है या आउटले है वो 750 करोड़, मतलब इस फंड के थ्रू कितना लोन देना है मैक्सिमम 31 मार्च 2025 तक के लिए 750 करोड़ का। ठीक है, जिसमें प्लस एक और बेनिफिट मिल गया है आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का, कि अगर नॉर्मली बैंक चार्ज कर रहा था 9 से 10% का ब्याज साल का, वो आपको 3% कम लगेगा, 5 से 6% तक का ही आपको ब्याज लगेगा। क्लियर? ठीक है, सो दिस इज फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक और बात आती है कि जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, अगर इसका पूछा जाए कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अपने आप में किस पैकेज या किस स्कीम के अंडर है, ये सारा फंड जो क्रिएट किया गया है ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर क्रिएट किया गया है। हमने पढ़ा था आत्मनिर्भर भारत पैकेज कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2020 में। और कितना इसका आउटले था? 20 लाख करोड़। ठीक है, उस टाइम की जीडीपी का 10%। उस टाइम हमारी जीडीपी $2 ट्रिलियन के आसपास की थी और 20 लाख करोड़ का इसका आउटले रखा गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज का, तो 10%।
जीडीपी का। वही सारा जो 20 लाख करोड़ है वो विद टाइम धीरे 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 अलग अलग फंड अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। नहीं, ये टोटली सेंट्रल सेक्टर, टोटली ये सेंट्रल सेक्टर है। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट रह गया, जो कैपिटल सब्सिडी मिलेगा वो कैपिटल सब्सिडी का कितना है मैक्सिमम अमाउंट? कैपिटल सब्सिडी का मैक्सिमम अमाउंट है 80% ऑफ द कैपिटल स्टॉक, 80% ऑफ कैपिटल स्टॉक। ठीक है, इसमें एक अच्छी बात यह है, से फॉर एग्जांपल कि मुझे मीट प्रोडक्शन का काम करना है और मैं फिशिंग में जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं फिश कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, तो फिश कल्टीवेशन के लिए ना अब यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की 2 रिक्वायरमेंट रहती हैं। फिश प्रोडक्शन के केस में आपको थोड़ा पानी ना सॉल्टी चाहिए रहता है। ठीक है, जिन्हों पंजाबी च कहते सेम वाला पानी चाहिए होता। ठीक, तो थोड़ा सॉल्टी पानी चाहिए रहता है, तो उसके लिए आपको अगर ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन भी ना मिले तो चलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसमें आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? लैंड, गवर्नमेंट कहते जो गवर्नमेंट ऑन्ड ज़मीन है जहाँ पर सॉल्टी वाटर है और वो वैसे क्रॉपिंग के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है, हम आपको उसका कम रेंट प्रोवाइड करते हुए आपको वो ज़मीन ठेके पे दे देंगे। फिर इसके बाद मैंने कहा जी मेरे को यहाँ पे टैंक बनाना है, वाटर फिल्टर्स लगाने हैं, फीड प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आपको वाटर टैंक लगाना है, से वाटर टैंक लगा अराउंड कॉस्टिंग टू रुपीज़ 10 लाख रुपीज़, तो गवर्नमेंट कहते हैं आप वाटर टैंक लगाओ, अपने बिल वगैरह सबमिट करो, 8 लाख तक की हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो सब्सिडी है वो किसको प्रोवाइड होगी? बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी में लिख लीजिए, ये सारे वही प्रायोरिटी सेक्टर। हाँ, ये कैपिटल सब्सिडी की मैं बात कर रहा हूँ कि कैपिटल सब्सिडी मिलेगी 80%। फंड में तो हमने 4 बेनिफिशियरी लिखे, फंड में हमने 4 बेनिफिशियरी लिखे, इंडिविजुअल्स, एफपीओज, प्राइवेट कंपनीज और एमएसएमई। ठीक है, नहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम ही नहीं है कि वो सेल्स में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर बनते हैं वो बनाए जाएंगे वेलफेयर के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में चले गए, सेल्स में चले गए, ठीक है, वो एफपीओ बन गए जी। बस यही एक डिफरेंस है आपके एसएचजी और एफपीओ का। एसएचजी जब बनाया गया उसका काम था कि 2-4 लोगों को इकट्ठा करना, उनकी हेल्प करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना कि कुछ लेडीज़ हैं और वो टेलरिंग के काम में बढ़िया हैं, तो उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वो प्रोडक्ट बनाएगा, बेचेगा नहीं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंक कर दिया जाएगा किसी एमएसएमई के साथ। तो फिर ये एमएसएमई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई इस एसएचजी का सारा माल तुम खरीदोगे। ठीक है, एफपीओ में फार्मर वाला पार्ट आ जाएगा, सारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का पार्ट आ जाएगा सारा, समझे। और एफपीओ में ये भी परमिशन मिल जाएगी कि तुम अपने आप प्रोडक्ट सेल भी करवा सकते हो। ठीक है, इसीलिए उसको फार्मर और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है। क्लियर? नाउ 80% कैपिटल स्टॉक में आपको कैपिटल सब्सिडी मिलना है। इसमें कैपिटल सब्सिडी किसको मिलेगी? जितने भी हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के सेक्टर्स पढ़े थे, वी हैव एमएसएमईज, वी हैव फार्मर्स हु आर बिलोंगिंग टू marginal section of society, SCs and STs, women entrepreneur, हाँ जी, सॉरी नहीं, वो इधर नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा ना, हम सिर्फ फार्मिंग स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि ऑथराइज्ड हैं, जिनका टाइप है वेट हॉस्पिटल्स के साथ। ठीक है, ये लोग बेनिफिशियरी हैं कैपिटल स्टॉक के लिए, सॉरी कैपिटल सब्सिडी के लिए। क्लियर?
तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट वाला पार्ट याद करेंगे, और ओवरऑल किस तरीके से जो डेटा वाला पार्ट है वो डेटा वाला पार्ट आप कोट करेंगे मेंस के लिए। ठीक है, समझ गए जी? ठीक है, हाँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ऑल राइट, सेकेंड करंट अफेयर फॉर टुडे। APEDA forms APEDA. APEDA forms first integrated organic promotion division. APEDA forms first integrated organic promotion division. ठीक है, APEDA का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एग्रीकल्चरल and processed food products, agricultural and processed food products, this is for P. Then Exports Development Authority, EDA. ठीक है, A for agriculture, P for processed food items या processed food articles. ठीक है, देन E से एक्सपोर्ट्स, D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बना कब था? ये बना था 1966 में। एपेडा का फॉर्मेशन होता है 1986 में। एपेडा का फॉर्मेशन हुआ 1986 में। ठीक है, नाउ अपेडा का काम क्या है? अपेडा जी ये एक अथॉरिटी बनाया गया जिसमें एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को हमने एक्सपोर्ट करना है और उस एक्सपोर्ट्स का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए बनाया गया अथॉरिटी। अब अथॉरिटी बनाया गया है तो ये किसी ना किसी चीज़ों को, किसी ना किसी स्कीम को, किसी ना किसी आगे ऑर्गेनाइजेशंस को करता होगा सुपरवाइज। ठीक है, तो ये किसको सुपरवाइज करेगा? ये सुपरवाइज करेगा उन सारे एजेंसीज को जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या प्रोसेस्ड फूड से रिलेटेड आइटम्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर हमने फिशरीज का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। यस, इस फिशरीज को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम से FCI और NABFID इनको बोलेंगे कि आप प्रोक्योर करो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ टाई अप करो और फिश के एक्सपोर्ट में हेल्प करो। ठीक है, तो क्या ये दोनों एजेंसीज अपना प्रोक्योरमेंट और फिशिंग एक्सपोर्ट सही ढंग से कर रहे हैं? उसके लिए एक सुपर अथॉरिटी बना दी एपेडा। समझे? अब एपेडा कहता है कि इन प्रोसेस्ड फूड या एग्रीकल्चर आइटम्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कितने प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक मैनर में प्रोड्यूस किए गए हैं, तो उनके प्रमोशन के लिए एक अलग से डिवीजन बनाई जाएगी। क्लियर? तो इसमें लिखिए थोड़ा पॉइंट। हाँ हाँ, नहीं ये अलग, ये एक नेशनल बैंक फॉर, क्या था ये? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वो NAFAD, नेशनल फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट है ये, या नेशनल फूड हाँ फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ये। इसमें पॉइंट क्या है कि इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज करना है डायरेक्टली, प्रोक्योर करना है डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, जिसको पल्सेस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रोवाइड किया था, नेशनल पल्सेस मिशन।
ठीक है। एफसीआई का काम है फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना, व्हीट, पैडी एंड ऑल। ठीक है, एफसीआई कहता है जी मेरे से इतने ज़्यादा काम नहीं संभल रहा, तो उसके लिए इस एजेंसी की आपने हेल्प ले ली कि पल्सेस प्रोक्योर ये करेंगे। अब इसमें क्या हो गया, एमएसपी मिलता है पल्सेस पर, ये हमें पता है, बट उसमें जो लूप होल्स हैं, मार्केटिंग में कैसे सेल होता है, कैसे कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस लगते हैं, उसमें जो लूप होल्स है सारे कम करने के लिए सरकार कहते कि हम अब पल्सेस को भी प्रोक्योर करेंगे। इसका मतलब अब पल्सेस भी बफर स्टॉक का पार्ट बन गए। ठीक है, गवर्नमेंट की एक डेडिकेटेड एजेंसी एस्टैब्लिश कर दी जो पल्सेस को प्रोक्योरमेंट करने का काम करे। क्लियर? ठीक है। नाउ इसमें लिखिए एपेडा के अंदर क्या है, ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक प्रमोशन डिवीजन। इसमें लिखते हैं अ सेपरेट डिवीजन a separate division for the promotion of organic exports, a separate division for the promotion of organic exports is established in New Delhi. It will act under National Accreditation Board, National Accreditation, ACCREDIT AC फिर accreditation board, National Accreditation Board, लाइन के लिखा है इट विल एक्ट अंडर, हाँ, इट विल एक्ट अंडर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर द implementation of certification process of organic items, ठीक है। तो ये डिवीजन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के अंडर काम करेगा। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड बनाया हुआ है जो सर्टिफाई करता है कि दैट यस दिस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड 100% फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्म। ठीक है। नाउ जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है, अगर इसका पूछ लिया जाए कि ये कब बनाया गया था या क्यों बनाया गया था, उसका मीनिंग हमें पढ़ लिया है कि क्यों बनाया गया था। ये एक्रेडिटेशन करता है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस हैंडल करता है कि प्रोडक्ट जो है वो 100% ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। ठीक है। गवर्नमेंट का इसमें प्रोग्राम क्या है, ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, NPOP बोलते हैं इसको, NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। ओवरऑल गवर्नमेंट कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल को टैप करना चाहते हैं। जैसे जैसे कंजम्पशन बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे लोगों के एक ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नेचर में चेंज आ रहा है, तो ऑर्गेनिक फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिला। वो पोटेंशियल क्या है, ग्लोबल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक मार्केट, ग्लोबल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक मार्केट, global value of organic market is around $700 million. Global value of organic market is around $700 million, where India's contribution नहीं, सॉरी, ये उल्टा लिखा दिया। ये $700 मिलियन जो है ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, सॉरी, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन लिख लो। ये इंडिया के ऑर्गेनिक मैटर मार्केट की वैल्यू है, इंडियाज़ वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक मार्केट $700 मिलियन। ठीक है। वेयर एज ग्लोबल मार्केट वैल्यू इज $138 बिलियन, 138
बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 10% भी इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इंडियाज मार्केट वैल्यू $700 मिलियन एंड ग्लोबल मार्केट वैल्यू $138 बिलियन बी। ठीक है, तो 10% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इंडिया, तो वहाँ पे इंडिया के पास पोटेंशियल है कि इसको इंडिया और इंक्रीज कर सकता है ऑर्गेनिक आर्टिकल्स के एक्सपोर्ट्स को। तो इसके लिए कहते हैं हमने एक अलग डिवीजन बना दिया है जो सर्टिफिकेशन करेगा कि प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस किया गया है या नहीं। ठीक है, नाउ अब जो ये एपेडा है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भी, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है हमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने इनको कौन कौन सी स्कीम्स प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, तो इसमें 2-4 स्कीम्स के नाम लिख लीजिए। स्कीम्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोट करेंगे नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें गवर्नमेंट कहते ये आया था 2023-24 में। नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग 2023-24 में ये आया था 3 साल के लिए, 2026 से 27 के लिए, जिसमें गवर्नमेंट कहते कि हम 1 करोड़ फार्मर्स को ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्शन करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को हर वो नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, whether related to irrigation, whether related to fertilizers, whether related to any kind of seeds, whether related to any kind of packaging and marketing process। हम हर वो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे नेशनल मिशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिसमें हम 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, 2023-24 में ये आया था, 2026-27 तक ये 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट करना है। इसमें गवर्नमेंट कहते हैं, अभी हम जो इस साल के बजट का डेटा है, गवर्नमेंट कहते हैं हमने 60 लाख फार्मर्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। 60 लाख फार्मर्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। अब कौन कौन सी स्कीम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है वो स्कीम्स लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, परंपरागत कृषि विकास योजना, हाँ जी, वो मिशन है कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करना है वो स्कीम्स का नाम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रागत, हाँ, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों के लिए जी। परंपरागत कृषि विकास योजना, हाँ जी, ये मैं नहीं बताऊंगा। पता चले कल को मैं पढ़ाने नहीं आया। और बैड ऐसा आदमी है भाई अमित शाह। डर लगता है भाई। और ओके, तो परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें क्या है, गवर्नमेंट कहते अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू प्रोसेसिंग, infrastructure related to processing, marketing and post harvest management, infrastructure related to processing, marketing and post harvest management based on chemical free processing, based on केमिकल प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना। सेकंड स्कीम
MOVCD NER, that is mission on organic value chain development, mission on organic value chain development or northeastern region, mission for organic value chain development for northeastern region. कोल्ड चेन्स, यस, जो हमने पहला करंट अफेयर पढ़ा था कि सिक्किम में डेवलप किया गया। वो ऑर्गेनिक वैल्यू चेन है, वो हर प्रोडक्ट के लिए हमने बनानी है, वेदर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज। इसीलिए हमने जो पूरा नाम पढ़ रहे हैं पेडा का, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड आइटम्स, उसमें एग्रीकल्चर आइटम्स को भी ऑर्गेनिक तरीके में हमने प्रोड्यूस करना है, अलाइड एक्टिविटीज़ में या अलाइड सेक्टर के जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम कैसे ऑर्गेनिक तरीके से कल्टीवेट करें। ठीक है, तो यस, पता लग गया कि हाँ जी, गवर्नमेंट MOVCD NER आया था 2023-24 के बजट में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलप करेंगे, 2023-24 के बजट में आया। 2024-25 में पढ़ लिया कि हाँ जी, फर्स्ट फिशिंग ऑर्गेनिक फिशिंग फार्म बना दिया है सिक्किम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ऐसे आप कोरिलेट भी कर सकते हैं कि हाँ जी, गवर्नमेंट को पता है कि किस तरीके से वर्किंग करनी है। ये एक अपने आप में बेनिफिट है एक स्टेबल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। ठीक है, पहले स्कीम बनाया, सारी मिनिस्ट्रीज को, सारे डिपार्टमेंट्स को समझा। एक ना बहुत एक इल्यूजन सा क्रिएट होता है कि सरकार ने बजट में बहुत कुछ अनाउंस तो कर दिया, पर कब इम्प्लीमेंट होगा। अरे भाई, मिनिस्ट्रीज को समझाना भी है, डिपार्टमेंट्स को भी समझाना है, ठीक है, DCs को, DMs को, SDMs को ट्रेनिंग भी देनी है कि कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, तो बट ये स्टेबल गवर्नमेंट को पता है कि वो सारा फंक्शनिंग कैसे चलेगा। तो 2023-24 में डेवलप किया था ये मिशन, 24-25 में इसका फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशिंग का प्लांट लगा दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है स्टेबल गवर्नमेंट के अपने फायदे, क्योंकि इस तरीके से वर्किंग होगी। ठीक है, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, दे नो, क्लियर। सो दिस इज फॉर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स डिवीजन, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड करंट अफेयर फॉर टुडे, GI tags for FOR, GI tags, TAGS। क्या IR वाले करंट अफेयर क्लास लगाई लाइस से, तो GI टैग्स आए होंगे वहां। IPRs करवाए थे सर ने। ओके, सो GI टैग्स फॉर बोडो ट्राइब प्रोडक्ट्स, BODO, बोडो ट्राइब प्रोडक्ट्स। ठीक है, असम का ये ट्राइब है बोडो के नाम से। ठीक है, टोटल 8 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला इस ट्राइब्स के। ये 8 प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। 3 प्रोडक्ट्स रिलेटेड हैं विद बेवरेज एंड बियर आर्टिकल्स। ठीक है, 4 related to rice and vegetables, and 1 article related to cloth। तो टोटल 8 प्रोडक्ट्स को GI टैग्स मिले एक ट्राइब के। ठीक है, अब सबसे पहले ना ये समझना है कि सर ये GI टैग का ना कंसेप्ट कैसे शुरू हुआ। ये GI टैग का कंसेप्ट शुरू हुआ विद WTO। यस, वेरी गुड। तो 1 जनवरी 1995
जैसे ही WTO एस्टैब्लिश होता है तो WTO में हमने एक एग्रीमेंट भी पढ़ा था, एक नया एग्रीमेंट आ जाता है ट्रिप्स के नाम का। व्हाट इज ट्रिप्स? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसमें कहा गया कि सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं या उनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उनको ना जीआई टैग्स प्रोवाइड किए जाए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्क प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि कहाँ से उस प्रोडक्ट का ओरिजिन है, ये हुआ क्यों, या इंडिया ने इसको क्यों अपनाया। 1999 में इसको इंडिया अपनाता है, ठीक है, जिसमें जीआई टैग्स एक्ट आता है इंडिया में 1999। ये हुआ इसलिए कि इंडिया में उस टाइम जब धीरे धीरे एक वेस्टर्न कल्चर आ रहा था विद एलपीजी पॉलिसी आया, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है जी, तो इंडिया में कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज आर्टिकल्स बढ़ गया, कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज आर्टिकल्स बढ़ गया, जो हमने वो कोट भी किया डेटा पीचिंगप्पा सर वाला, कि एकदम से आपके नॉन वेज के कंजम्पशन में इंक्रीज आया, तो हमें नॉन वेज इंपोर्ट करना पड़ा उस टाइम। अभी तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा खासा मीट आइटम्स, तब हमें नॉन वेज इंपोर्ट करना पड़ा। नॉन वेज इंपोर्ट करने के लिए तब हमने पड़ोसी मुल्क की हेल्प लेनी शुरू की, पाकिस्तान की। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद ये पता चला कि जी वो तो हलाल वाला मीट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे धर्म में अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो अब वहाँ पे फिर हमने उनसे प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया। फिर हमने श्रीलंका को और नेपाल को अप्रोच किया कि आप हमें नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया करो, हम आपसे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो श्रीलंका की हेल्प लेते हुए और दूसरे आसपास के मुल्कों की हेल्प लेते हुए पाकिस्तान ने अपना प्रोडक्ट उनको एक्सपोर्ट किया, वो हमें आगे एक्सपोर्ट कर देते थे। ठीक है, अगेन तो प्रोडक्ट पाकिस्तान से ही आ रहा था। तो तब इंडिया ने जीआई टैग्स का अपना एक्ट बना लिया कि हाँ जी, हम भी WTA के गाइडलाइंस को मानते हैं और हम वही प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे जिसका जीआई टैग होगा। ठीक है, तो अब अगर चाहे श्रीलंका से हमें कोई मीट आर्टिकल्स इंपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके जीआई टैग से पता चल जाएगा कि हाँ जी ये श्रीलंका का अपना प्रोडक्ट नहीं है। तो ये एक छोटी सी कहानी है कि कैसे इंडिया जीआई टैग्स एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, आंसर में इंट्रोडक्शन में लिखने ना बैठ जाना कि अगर मेंस में आंसर आ गया ना कि जीआई टैग लिखो, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है। ठीक है, ओके नाउ, तो ट्रिप्स में जीआई टैग्स का पॉइंट आया। ठीक है, तो 1999 में जीआई टैग्स का एक्ट बनता है। कोई भी प्रोडक्ट जो जीआई टैग जिसको मिलता है, उसका इनिशियल जो जीआई टैग का सर्टिफिकेट जनरेट होता है, उसका कितना टाइम पीरियड रहता है? 10 ईयर्स का। वेरी गुड, और वो रिन्यूएबल है, वो रिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से ये 8 प्रोडक्ट्स हैं? अब इसका जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैच द कॉलम का आता है कि 3 प्रोडक्ट लिख दिए या 4 प्रोडक्ट लिख दिए। ठीक है, वो कौन कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है या कौन कौन सी लोकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर 3 प्रोडक्ट लिख दिए, क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, प्रोडक्ट्स का नाम लिख दिया, तो और नीचे क्वेश्चन में पूछा है दीज प्रोडक्ट्स आर बिलोंगिंग टू विच कैटेगरी, 4 ऑप्शंस कैटेगरी टिक करेंगे। तो ऐसे ही हमने कहा कि 3 प्रोडक्ट हैं जो बेवरेज एंड बियर कैटेगरी से रिलेटेड हैं, 4 प्रोडक्ट हैं जो राइस एंड वेजिटेबल कैटेगरी से रिलेटेड है, और एक क्लोथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या नाम है इन प्रोडक्ट के जो बेवरेज एंड बियर कैटेगरी से रिलेटेड हैं? इनके नाम है बोडो, जौ, ग्रान, बोडो, जौ, ग्रान, GW आ रहे हैं, W साइलेंट है, ग्रान बोला गया है इसको। बोडो, जौ, ग्रान या ग्रान। ठीक है, तो करंट अफेयर में लिखा था बेवरेज आर्टिकल, मैं कहा जो तो जौ पै गए फिर तो बेवरेज नहीं रहा। ठीक है, ओके, बोडो, जौ,
नाम एक तो कैंट कैंट जे बिद्वी पढ़ो जो बिद्वी एंड थर्ड वन मालब्रा मालब्रा। ठीक है। नाउ फॉर आइटम्स रिलेटेड टू वेजिटेबल्स एंड राइस, इनका नाम लिख लीजिए। नाफाम, NAPHAM, नाफाम, NAHAPM, नाफाम। ओंदिया, ONDIA, ओंदिया। गखिल, गखिल एंड नार्जी, NARZI, नार्जी। ठीक है। नाफाम जो है ये राइस है। ठीक है। ये तीनों वेजिटेबल्स हैं। एंड फॉर क्लोथ, इसका नाम है अरोनल, ARONAL, अरोनल। ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ स्कार्फ। जो ये क्लोथ है अरोनल, इट इज अ काइंड ऑफ स्कार्फ। ठीक है। तो ये थर्ड करंट अफेयर कि एक ही ट्राइब के 8 प्रोडक्ट्स को GI टैग्स मिला। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ये फार्मिंग से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स में कराए। बाकी कुछ प्रोडक्ट होंगे जो आर्टिफैक्ट से रिलेटेड होंगे, वो हम इंडस्ट्री में पढ़ेंगे। जी, ट्राइब्स हैं ये। और इस साल 2024-25 में किसी ट्राइब को नहीं मिला। ठीक है। MSME वालों को मिला, आर्टिसंस को मिला, हैंडीक्राफ्टर्स को मिला। ठीक है। यस। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, इसका मीनिंग लिखिए। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक फार्मिंग? A farming technique, a farming technique where crops are grown, where crops are grown without soil, without soil, कोमा डाल के लिखिएगा। hence also called as soilless farming, hence also called as soilless farming। ठीक है। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा? सिस्टम में फार्मिंग के लिए कहते टैंक्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। इन टैंक्स में सॉइल की बजाय लिक्विड न्यूट्रिशन होगा। ठीक है। जो कि प्लांट्स की न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज भी करेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करेगा। ठीक है। तो मिट्टी का इस्तेमाल ना करते हुए हमने लिक्विड न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना। ठीक है। एंड फॉर लिक्विड न्यूट्रिशन वी आर यूजिंग द टर्म हाइड्रो।
ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। अब ये है क्या, कैसे ये लिक्विड न्यूट्रिशन काम करेगा, इसमें लिखिए द क्रॉप्स आर ग्रोन, द क्रॉप्स आर ग्रोन in such a way crops are grown in such a way ये बच्चे सॉरी क्यों मांग रहे हो, क्या आ गया बच्चे, काहे सॉरी मांग रहे हो? ऑल राइट, सो crops are grown in such a way that that liquid nutrition solution liquid nutrition solution is used liquid nutrition solution is used and plant roots are plants roots are inserted under any material which can easily absorb which can easily absorb this nutrition like rock wool WOOL rock wool and vermiculate ठीक है। से फॉर एग्जांपल एक टैंक बनाया, एक टैंक में लिक्विड न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। प्लांट्स को डायरेक्टली इसमें नहीं इंसर्ट करना, प्लांट्स को इंसर्ट करने के लिए प्लांट्स के रूट्स को एक ऐसे मटेरियल में इंसर्ट किया जाएगा जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। ये जो मटेरियल है ये किससे बना, रॉक वूल से बना या वर्मिक्यूलेट से बना, ठीक है। रॉक वूल क्या है, ये कॉटन का एक फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इजीली लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और पानी में ज़्यादा खराब नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोकोल, ठीक है। एंड वर्मिकुलेट क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में एल्युमिनियम एंड जिंक के साथ मिक्स करके एक रॉक की फॉर्म में हमने एक चीज़ बना ली जिसमें आप रूट्स को इंसर्ट करोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर लाइक कैटल डंग, तो उसमें हमने एल्युमिनियम और जिंक मिल्क करके एक हार्ड रॉक की मटेरियल बना लिया, उसमें प्लांट्स के रूट्स को इंसर्ट करेंगे, फिर हम इस सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है। तो सॉइल लेस फार्मिंग इसको बोला गया। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में, इसमें लिखिए गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड एन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फॉर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फॉर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग in Pusa University, PUSA, in Pusa University, PUSA। ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पूसा, ठीक है, बिहार। वो आप कह सकते हो कि रिकॉग्नाइज्ड सेंटर है, मतलब या रीजनल सेंटर है, दिल्ली वाला जो होम ब्रांच है वो बिहार में, ठीक है।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी, हो भी गया तो मे भी, मुझे ध्यान नहीं है कि शिफ्ट हुआ या नहीं, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो रीजनल सेंटर है दिल्ली वाला। जी। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम एग्रीकल्चर रिसर्च फैसिलिटी बनाएंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए पूसा यूनिवर्सिटी में। पायलट टेस्टिंग होगी कि कितना सक्सेसफुल है सॉइललेस फार्मिंग इंडिया में करना। फ़ायदा क्या होगा, बैरन लैंड्स में भी हम फार्मिंग कर पाएंगे, ठीक है, उन एरियाज में भी हम फार्मिंग कर पाएंगे जहाँ फर्टाइल सॉइल तो है बट ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डीप चला गया है, ठीक है। प्लस वाटर यूजेस कम कम होगा, एनवायरमेंटल कंसर्न्स बचेंगे, एंड फोर्थ, ज़्यादा न्यूट्रिशन कैपेसिटी से प्लांट्स को बनाया जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे। अब आर्टिफिशियल प्रोटीन लेना पड़ता है एथलेटिक्स में या जिम्नास्टिक्स में उन हमारे प्लेयर्स को कि जिनके पास जी प्रॉपर प्रोटीन के कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को देखते हुए हम इन वाटर न्यूट्रिशन में, इस लिक्विड न्यूट्रिशन में अगर ज़्यादा प्रोटीन का मात्रा रखेंगे, ठीक है, तो क्यों ना ऑर्गेनिक तरीके से ह्यूमंस को, कंज्यूमर्स को ज़्यादा वही न्यूट्रिशन मिलेगा जिसका वो डिमांड करना चाहते हैं, तो उन्हें आर्टिफिशियल जो इनटेक्स हैं वो नहीं लेने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम एग्रीकल्चर रिसर्च फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यही तो टेस्टिंग करना है, यही तो रिसर्च सेंटर में टेस्टिंग करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को अलग अलग न्यूट्रिशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसीलिए रिसर्च सेंटर बनाया है। जब वो रिसर्च सेंटर ने हरी झंडी दे दी कि हाँ ये फसलें बना सकते हो, उसको फिर आगे वो पार्ट बना देंगे परंपरागत कृषि विकास योजना का कि ऑर्गेनिक मैनर में हम बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर? यस। क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड होगी। यस। क्या चीज़? वर्मिकुलेट है कि ऑर्गेनिक मैटर को, लाइक कैटल डंग, ठीक है, कैटल डंग में एल्यूमिनियम और जिंक मिलाकर उसको एक रॉकी मटेरियल बना लेना जिसमें रूट्स को इंसर्ट किया जाएगा, फिर इस टैंक में उसे रखा जाएगा, ठीक है। ओके, एंड टाइम हो गया, एक लास्ट रह गया था, कर लें और एग्रीकल्चर वाला कंप्लीट हो जाता ना आज। चलो ये थोड़ा है, 15 मिनट का टॉपिक है, कल कर लेंगे। एक लास्ट टॉपिक रह गया है, ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है, ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है। तो ये कल कर लेंगे। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? रॉक वूल है एक कॉटन से रिलेटेड मटेरियल जो कि पानी में बहुत ज़्यादा देर तक रह सकता है, या लिक्विड मटेरियल में बहुत ज़्यादा देर तक रह सकता है, ठीक है, लाइक थर्मोकॉल। रॉक वूल, यही तो बोला अभी, कॉटन से रिलेटेड एक आइटम है, ठीक है, जो कि पानी में ज़्यादा देर तक रह सकता है। अगर कॉटन को या किसी ऐसे मटेरियल को पानी में रखा तो वो पानी में डिसॉल्व भी तो होगा ना, ठीक है। तो अगर इन रूट्स को इंसर्ट करना है ऐसे मटेरियल में तो कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो लिक्विड में ज़्यादा देर तक टिक सके, ठीक है। उसमें बात आ गई रॉक वूल की। अरे वो एक तो थर्माकोल, एक और क्या येलो सा क्या, स्पंज, ठीक है, वो रॉक वूल का ही टाइप है। जी। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू।